नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ऑपरेशन सिंदूर को लेके अब तस्वीर एकदम साफ हो गई है। जो पिक्चर सामने आ रही है वो साफ साफ कहती है कि इस ऑपरेशन का मकसद आतंकवादियों को ठिकाने लगाने से ज़्यादा कुछ और दिखाई दे रहा है। तस्वीर कहती है कि इसमें कुछ ना कुछ फिशी है, इसमें कुछ ना कुछ दुर्गंध आ रही है और इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जिस पर अब ज़्यादा गहरे झांकने की आवश्यकता है। हमको ये पता करना पड़ेगा कि मामला क्या है, क्योंकि जो कुछ भी धीरे धीरे खुल रहा है वो हमारे सामने एक व्यापक तस्वीर रखता है। और वो तस्वीर ये है कि ऑपरेशन सिंदूर करने के पीछे हमारे देश के पॉलिटिशियंस का मकसद आतंकवाद का मुकाबला करने से ज़्यादा कुछ और रहा होगा। और इसीलिए इसी दिशा में आज हम बात करने जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे पहलुओं को छुएंगे जो हमारे सामने एक तस्वीर को साफ रखेंगे कि इस देश को किसी के राजनीतिक लाभ के लिए कितने बड़े स्तर पे नुकसान हुआ, कितना हमारी प्रतिष्ठा को, हमारी साख को, हमारी इज्जत को नुकसान हुआ। यहाँ हमको पता नहीं चलता। हाँ, गोदी मीडिया तो सब कुछ मास्टर स्ट्रोक बताता है, लेकिन एक जो लोग हैं वो सारे के सारे गोदी मीडिया नहीं देख रहे हैं। जो दूसरे देशों के लोग हैं, भारत में जो खुले दिमाग के लोग हैं, वो सारी दुनिया के मीडिया को खंगाल रहे हैं और लगातार वो इस चीज़ को सेंस कर रहे थे, समझ रहे थे, दिमाग में आ रहा था। तो पहले ये था कि देश के लिए जब लड़ने की बात हो, युद्ध के बीच में आप हों, तो उस वक्त इन बातों से अच्छा होता है आप सेना के साथ लड़ें, उसका मुकाबला करें, उनके मनोबल को ऊंचा सर्वोच्च रखें। लेकिन जब सब कुछ शांत हो जाता है, जवाबदेही बनती है। देश किसी के पिताजी का नहीं है, देश इस देश के लोगों का है और इस देश के लोगों को जवाबदेही देनी ही पड़ेगी। घर का अगर कोई चीज़ किसी कर्मचारी ने, किसी नौकर ने किसी को दी है, फेंकी है, खराब की है, तो अब आपको बताना तो पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि घर के मालिक हम हैं, आप हैं। क्या है सीन, इस पे हम जाते हैं। और सीन ये है कि क्या प्रचार के लिए देश की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाया गया, क्या चुनाव के लिए, क्या सैन्य कार्रवाई वास्तव में ज़रूरी थी? जो हमने एक्शन लिया वहाँ पर जो भी किया और नुकसान हुआ ज़रूरी था? क्या इसका देश एक राष्ट्रवाद की लहर पैदा करना था देश में? क्या जवाबी हमले में नुकसान हुआ उससे ये शक पका गए और उनको लगा कि हमारी पोल खुल गई है और हमने जो किया था उसके कारण अब देश की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, हमको नुकसान उठाना पड़ रहा है? तो तथ्यों को छिपाने में लग गए। सब कुछ इनके प्लान के मुताबिक नहीं हुआ, तो अब क्या लीपापोती कर रहे हैं? इस सब से देश को क्या हासिल हुआ, मुझे क्या हासिल हुआ और आतंकवाद को क्या नुकसान हुआ? ये प्रश्न बहुत बड़ा है। तो इसी प्रश्न पे आगे चलते हुए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरह से सेना को भी हाथ बांध दिए गए। मोदी जी कहते हैं कि हमने सेना को खुली छूट दे दी कार्रवाई करने की, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये बताती हैं कि भारतीय सेना को लड़ने के लिए हाथ बांधकर छोड़ा गया था। वायुसेना को सीमित लक्ष्य चुनने के लिए कहा गया था, जिसमें सैन्य ठिकानों को छोड़कर केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया जाए और कहीं कोई बम नहीं गिराओगे। आप मुझे एक बात बताओ, किसी देश में अगर आप आतंकवादी ठिकानों पर बम गिराने जा रहे हो, एक संप्रभु देश है, उसकी सीमा के अंदर जा रहे हो ना, जब जाओगे तो जवाब कौन देगा? वहाँ से आतंकवादी देगा? आपको जवाब वहाँ की सेना से मिलेगा। जब वहाँ की सेना से आपके ऊपर हमला हो तो उसको भी मिटा देना है। ये निर्देश नहीं दिया गया था, ना खुला हाथ छोड़ा गया था, ये अब एक्सपोज हो गया है। यानी एक पॉलिटिकल डिसीजन था, एक राजनीतिक फैसला था कि जाना और सिर्फ या तो रक्षा मंत्री ने कहा होगा, राजनाथ सिंह ने, या मोदी जी ने कहा होगा, जाना और सिर्फ तुमको जाके लाल वाले आदमी के मुंह पे मुक्का मारना है। उसके बाद में तुमको जितने भी लोग पीटे हैं उसके ऊपर तुम हाथ नहीं उठाओगे। तुम्हारा काम है उस आदमी और उसके घर वालों को हमला करना। सरल भाषा में समझा रहा हूं। अगर आप आगे समझें तो इसका नुकसान क्या हुआ और ये कैसे सैन्य विशेषज्ञों की सलाह को नज़रअंदाज करके किया गया होगा। चुनावी रणनीति में राष्ट्रीय नुकसान हो गया और इससे जो जानकारियां आ रही हैं उसके कारण हमारी जो रणनीतिक क्षमता है उसका तो नुकसान हुआ ही, हमारी काबिलियत भी पूरी दुनिया में, उस पर लोग
चिरकुट चिरकुट लोग उस पर सवाल उठाने लग गए। देश की सेना पे सवाल उठ रहा था। कैसे? सबसे पहले नुकसान किस तरह छिपाया गया, किस तरह से इनका जो अभियान था, इनको लगा कि पहले जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में बोल दिया था, साबित हो ना हो वगैरह वगैरह, बड़ा संकट रहता है। अब तो सचमुच को स्ट्रांग करना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो स्ट्रांग करने गए ताकि एक अजय योद्धा घर में घुस के मारा, ये सब जो डायलॉग जो उनके पसंदीदा हैं, वो डायलॉग वो किसी तरह से यहाँ पे स्थापित कर सकें। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उन डायलॉग्स को स्थापित करते करते चीज़ें उससे बाहर निकल गई जो आपकी प्लानिंग थी। और हुआ ये कि कैसे क्या नुकसान हुआ, क्या नहीं हुआ, इस मामले में भारतीय अधिकारियों ने सीधे सीधे शुरुआत में नुकसान से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि इस हमले में देखा नहीं जाता है कि नुकसान हुआ या नहीं। हाँ, कुछ विमान गिरे हैं, लेकिन ये फैसला रक्षा बलों का नहीं, राजनीतिक नेतृत्व का था। अगर आप गौर करें तो सूचना छिपाने का सिलसिला किस तरह चल रहा था, इसको पहले हम देखेंगे, फिर ये देखेंगे ये एक तरफ मेरे देश में मुझसे सूचनाएं छिपाई जा रही थी, दूसरी तरफ ये सारी सूचनाएं दुनिया से मिल रही थी अलग अलग तरह के प्रमाणों के साथ। मैं कुछ कोट्स आपको सुनाना चाहता हूं। ये है कोट 29 अप्रैल 2025 का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना के प्रवक्ता से विदेशी पत्रकार ने पूछा कि पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई में क्या भारतीय विमान गिरे, तो उत्तर दिया गया, हमले में ये नहीं देखा जाता कि क्या नुकसान हुआ या नहीं हुआ। इससे एक चीज साफ थी कि कुछ नुकसान हुआ है। और पाकिस्तान लगातार ये दावे कर रहा था कि हमारे पायलट, कुछ पाकिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, कि हमारे विमान गिराए गए हैं, और राफेल गिराने का स्पेसिफिक वो दावा कर रहा था, और राफेल के शेयर भी गिरे। हमारी सरकार इसको नकार रही थी, और सरकार नकारती थी घुमा फिरा के, लेकिन उससे ज़्यादा जो सोशल मीडिया आईटी सेल इसको लेकर सक्रिय थी ये कहने के लिए कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, और पूरे देश में एक वातावरण व्हाट्सएप से लेकर सारी जगहों पर बनाया गया था। बात ये नहीं है कि कौन सी चीज़ तारीफ है, कौन सी चीज़ बुराई है। बात यह है कि सच्ची स्थिति हमको पता चलनी चाहिए। आपको असीम शक्ति दी गई है, तो हमारी तरफ से हमारे व्याह पे दी गई है, आप हमारे लिए काम कर रहे हो। लोकतंत्र का मूल मंत्र है ये। अब आप सोचिए, ये कहा गया कि हमें कोई नुकसान हुआ है, नहीं मायने नहीं रखता है। उसके बाद को ये मामला थोड़ा और खुला। सिंगापुर में रक्षा और वायुसेना सम्मेलन के दौरान भारत के तब के जो चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज थे, सीडीएस ने, ब्लूमबर्ग एक इंटरनेशनल चैनल है और बिजनेस का चैनल है, उसके एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कह दिया जिससे ये जो छिपाया जा रहा था इसकी बदबू बाहर आने लग गई। उन्होंने कहा हाँ, कुछ विमान गिरे हैं, और इसके साथ उन्होंने कोई संख्या का विवरण नहीं दिया। ये नहीं बताऊंगा कितने विमान गिरे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हमारे विमान गिरे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने उसके बाद अपनी रणनीति में परिवर्तन किया और फिर हम विजयी हुए। तो आप एक बात समझिए, वो रणनीति में क्या परिवर्तन था, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर तो मिलना ही चाहिए। और अब जो सवाल सामने आया है, अब जो जवाब सामने आया है, अब जो बयान आया है, उससे पता चल रहा है कि रणनीति में परिवर्तन क्या था। अभी हम समझेंगे, लेकिन 11 जून 25 को जकार्ता में एक यूनिवर्सिटी के रक्षा नीति के ऊपर, इंडोनेशिया की राजधानी है, भारत के डिफेंस अटैची ने कहा कि फैसला रक्षा बलों का नहीं, राजनीतिक नेतृत्व का था। उन्होंने ये कहा कि हमारे जो कुछ विमान गिरे हैं, कितने गिरे हैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये इसलिए नुकसान हुआ क्योंकि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की कुछ ब्रीफ थे, यानी हमारे नेताओं की तरफ से, यानी मोदी जी की तरफ से या रक्षा मंत्री की तरफ से, उनको एक ब्रीफ दिया गया था, और ये ब्रीफ था कि आप सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पे बम गिराओगे, सेना के ऊपर कोई हमला नहीं करोगे। सेना हमारे विमानों पे हमला कर रही थी पाकिस्तान की, और हमारे लोग जवाब नहीं दे सकते थे। ये उस पीएम मोदी के समय में हो रहा था जो ये कहता है कि हमने सेना को खुली छूट दे दी थी, वो अपने हिसाब से उत्तर देगी। इस तरह की खुली छूट थी, और यहीं पे जब वो ये कह रहे रणनीति बदली थी, तो रणनीति यही बदली थी कि जब हमारा नुकसान हो गया तो हमने इस पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से
तब हमने ये तय किया कि अब हम उनके सैनिक ठिकानों पे भी बम गिराएंगे। जब ये हुआ तब जाके हमारी सिचुएशन कुछ बेहतर हुई, लेकिन अब कुछ सवाल हैं और वो सवाल ऐसे हैं जिनका उत्तर हमको चाहिए। हमारे कितने विमान गिरे? जब विमान खरीदा गया, कितने का खरीदा गया, कहाँ से खरीदा गया, हर चीज़ की जानकारी इस देश के नागरिकों को CAG के ज़रिए दी जाती है। तो आपके डिसीजन के कारण कोई विमान नष्ट हुआ है तो कितने विमान नष्ट हुए हैं? अब तो युद्ध में नहीं है हम लोग, अब तो स्थिति सामान्य है। तो अब आप हमको बताओ भैया कि क्या गिरा, कैसे गिरा, क्या नहीं गिरा। आप एक तरफ ये कह रहे हो कि हमारा ये हो गया, वो हो गया, दूसरी तरफ पूरी दुनिया हमारे पर उंगली उठा रही है। BBC, राइटर्स, अल जजीरा और बेलिंगकैट जैसे संस्थानों ने OS, INT और सैटेलाइट डेटा के ज़रिए ये कन्फर्म कर दिया था कि हमारे विमान गिराए गए हैं। बाकायदा हमारे विमानों की खींची हुई तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छपी। बार बार ये दावा किया गया पाकिस्तान के लोगों की तरफ से, पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से और कुछ इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया में ये खबरें फैलाई गई कि हमारे कई पायलटों को पकड़ा गया है और उनको पकड़ा गया है। उसमें एक महिला पायलट भी है। ये बात भी काफ़ी दिनों तक सोशल मीडिया, ट्विटर पे चलती रही। सच है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि हमारी सरकार कुछ बता ही नहीं रही है। जब सरकार नहीं बताती है तो अपुष्ट सूचनाओं को, अनुमानों को, अफवाहों को स्थान मिलता है। ट्रांसपेरेंसी होगी तो वही सूचना आएगी जो सच है। लेकिन जाहिर बात है, आप सूचना दोगे उस पर लोग सवाल भी पूछेंगे, सवालों का उत्तर भी देना पड़ेगा। इसीलिए मांग की जा रही थी कि इस पर संसद का सत्र बुलाइए, वहां खुल के बात कीजिए, तो एक बार सारी बातचीत के बाद साफ तस्वीर हो जाएगी, तो देश को कोई संशय नहीं रहेगा। विदेशी मीडिया या विदेशी कोई कुछ कहता है तो कहे, क्योंकि हमको अपनी सच्चाई पता है। आज हमको जब अपनी सच्चाई नहीं पता है तो पूरी दुनिया ये कहेगी कि भैया इनके साथ तो ऐसा हुआ है, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। हुआ होगा भैया, कोई अगर कहे, मान लीजिए 1-2 मिनट के लिए पुराना उदाहरण ले लेते हैं, इनकी लड़की भाग गई साहब, अब सारा मोहल्ला कह रहा है भाग गई। अब तुम बता ही नहीं रहे हो लड़की कहाँ है, बता ही नहीं रहे हो लड़की कहाँ है, तो आप उन अफवाहों को ताकत दे रहे हो ना। वो सच भी हो सकती हैं, झूठ भी हो सकती हैं। हालांकि ये पूरा इंटरनेशनल मीडिया है जिसको बार बार कोट करके फला मीडिया ने मोदी जी की तारीफ की, फला मीडिया ने उनका फोटो छापा, यही कहते हो ना। तो अगर आपका ये मीडिया उतना महान है तो फिर इसकी ये रिपोर्ट्स जो हैं इन पे विश्वास थोड़ा तो करना पड़ेगा, और तब खासतौर पे करना पड़ेगा जब मेरी सरकार कुछ नहीं बोल रही है। हालत यह है कि सूचना के अधिकार तक से भारत के लोगों को वंचित कर दिया गया। राइट टू इंफॉर्मेशन संविधान में है, हमको नहीं मिला, और एक रवैया एक लोकतांत्रिक देश के अनुरूप नहीं है। ये अपने आप में राइट टू नो, जानकारी का अधिकार, और ये खतरनाक है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि आपने ये जो सिंदूर किया, देश के लोगों को आप भले ही कहो हमने आतंकवादियों के दांत खट्टे कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, आपने एक संदेश पूरी दुनिया को दिया कि जैसे इजराइल गाजा में जाके बम गिरा देता है, वैसे हम पाकिस्तान पे गिराएंगे, और बार बार गिराएंगे, जब जब ऐसा होगा तब तब गिराएंगे। ये आपने एक संदेश दिया। संदेश तो दिया, लेकिन पूरी दुनिया को आपको ये बताना चाहिए था कि ऐसा क्यों किया आपने। क्यों किया मतलब ये कि जब आपका ऑपरेशन सिंदूर में लोगों को मार दिया गया, आम लोग, बेकसूर लोग, टूरिस्ट लोगों को मार दिया गया, तो आपको ये बताना पड़ेगा ना कि पाकिस्तान का हाथ था तो कैसे था, क्यों था, कौन से सबूत थे, कौन सा डोजियर था। माना कि पाकिस्तान को दिखा के कुछ नहीं होगा, लेकिन बाकी दुनिया को तो दिखाना चाहिए था। कैसे त्रिस्तरीय सुरक्षा को भेद कर आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है, सारे पाकिस्तानी थे, अभी आई है, पाकिस्तानी आ गए, आने के बाद उन्होंने हमला कर दिया, लोगों को मार दिया और चले गए, और आज तक आपके हाथ में नहीं आ रहे हैं। तो ये जब चीज़ें आज आती हैं और आपके पास कोई सबूत नहीं होता, तो पाकिस्तानी कहते हैं कि इन्होंने क्या किया, अपने आप हमला करा लिया। फॉल्स फ्लैगिंग बोलते हैं ना वो। तो हमको क्यों सुनना पड़ रहा है? क्योंकि हमने जो इन्वेस्टिगेशन, जो हमारी जानकारियां हैं, जो सबूत हैं, उसको दुनिया के सामने नहीं रखा, और उसके बदले में आप दूसरे देश में जाके ताबड़तोड़ मारपीट घूस। अरे भाई, उसका लड़का था, उसने तुम्हारे घर में चोरी की, उसका घर तोड़ रहे हो, मारपीट कर रहे हो। वैसे तो पुलिस है,
अगर आप उसको नहीं भी मान रहे हो, उसके घर तोड़ रहे हो, मारपीट कर रहे हो, उसके घर वालों को एकदम छोले भटूरे दे रहे हो जा जाके निकाल निकाल के, बताओ तो कि उसके लड़के ने क्या किया, कौन सा लड़का आया था, कब किया, क्या नहीं किया। इनके यहां से ही हमारी दुश्मनी है, इन्हीं का लड़का होगा। इसका नतीजा ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोई आपको सुनने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद हो रहा है तो आतंकवाद है, हमारे यहाँ आतंकवाद हो रहा है तो आतंकवाद नहीं है। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो उनका जो आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल जिसको बना दिया उन्होंने, उससे मोदी जी की तुलना कर रहा है, भारत जैसे बड़े देश के प्रधानमंत्री की। शर्म आती है, और शर्म तब भी आती है कि जब उसकी इस बदतमीजी का कोई जवाब नहीं देता है। दम उसको सिर पे चढ़ा रखा है। वो ट्रंप बार बार हमारी तुलना उसके साथ कर रहा है, और वो ये कह रहा है मैंने इनको फोन किया और कहा कि लड़ाई लड़ाई बंद करो, उन्होंने तुरंत बंद कर दी। अरे भाई, अगर आप जीत रहे थे, आपने उसके अंदर जिसको कहते हैं कि फूस भर रखा था, अगर आप जीत रहे थे, आपने उसके ठिकाने उड़ा दिए थे, ये कर दिया था, हिला दिया था, तो भाई फिर आपको पीछे हटना नहीं चाहिए था ना, आपको बोलना चाहिए था ठीक है अब इन शर्तों पे आ जाओ। बात माना कि आपका हमारा मकसद तो आतंकवादी ठिकानों पे बम गिराने का था, उनको नष्ट करने का था। तो पहलगाम वाले कितने मारे गए बता दो, ये बड़ा सवाल है ना। अरे पहलगाम वाले नहीं, पहलगाम वालों को कमांड देने वाला कौन था? अभी आज खबर आई है कि बाकायदा वो ताजपोशी हो गई है उसकी, जो आतंकवादी है वहाँ पे, मजहर क्या अजहर मसूद के बेटे के, अब उसको बना दिया चीफ। अभी कुछ दिन पहले उसके बारे में ये था कि वो शायद मारा गया, बहुत सारी चीज़ें। खैर, तो उसका नुकसान हमको ये हुआ कि हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब जा रहे हैं तो हमारे को कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है। अभी एक SCO हुआ, संघाई सहयोग संगठन का विदेश मंत्रियों का सम्मेलन था। वहाँ पर हमारे एक संयुक्त घोषणा पत्र हुई। संयुक्त घोषणा अक्सर ऐसा होता है कि सारे जब सम्मेलन होता है तो सब लोगों की राय से एक बयान जारी होता है। तो संयुक्त घोषणा हुई। उस संयुक्त घोषणा में भारत के अंदर पहलगाम में लोगों की हत्या वाला जिक्र नहीं रखा गया। यानी ये जो SCO के मेंबर हैं, ये हमारे पहलगाम के जो लोग मारे गए हैं, उस घटना को क्या आतंकवादी घटना भी मानने को तैयार नहीं है? क्या वो उसे कुछ और मान रहे हैं, ऐसा और जिसको हम कह भी नहीं सकते? और वहीं वहां बलूचिस्तान में अगर ट्रेन वाला जो हमला हुआ था उसको वो आतंकवादी घटना बोल रहे हैं। हालत यह है कि राजनाथ सिंह को कहना पड़ा और साइन करने से इनकार करना पड़ा, उसके बावजूद फूफा को मनाने कोई नहीं आया। मेरे देश का इतना सम्मान भी नहीं हुआ कि भाई चलो एक लाइन जोड़ लेते हैं, अगर ये कह रहे हैं तो, इतना नाराज हो रहे हैं तो एक कम से कम एक सर्वसम्मति से एक जॉइंट डिक्लेरेशन जारी हो जाएगा। उन्होंने इतनी भी अहमियत नहीं दी। छोड़ दीजिए, इस्लामिक सहयोग संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC, उन्होंने एक तरफा हिंसा बताया मुसलमानों के ऊपर। CSIS और ब्रुकिंग्स जो हैं, ये अमेरिका के थिंक टैंक हैं, इन्होंने इस बात पे सवाल उठाया कि भारत ने कोई जवाबदेही और पारदर्शिता नहीं बरती है और ये काम दक्षिण एशिया में अस्थिरता बढ़ाने वाला है। हमने तमाम सारी बातें की तब से, जब से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब से। उस मौजूदगी में भी जब पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से पैसा मिल रहा था, भारत अनुपस्थित हो गया, वोट नहीं दिया, उसके खिलाफ वोट नहीं देते बना। 4 लोन तब से मिल चुके हैं, ADB से मिल चुका, उसको वर्ल्ड बैंक से मिल चुका, IMF से मिल चुका, मिले जा रहे हैं उसको पैसे। हम रोक तक नहीं पा रहे हैं। हम बात करते हैं पाकिस्तान, तो क्या है मतलब हम पाकिस्तान की सरकार से कुछ नहीं करना चाहते, पाकिस्तान की सेना के ऊपर बम मत गिराना, सिर्फ आतंकवादी पे गिरा के हम आगे करके हम लोग यहां ढोल पीटेंगे और वोट मांगेंगे। मकसद चीजों को अंजाम तक पहुंचाना नहीं था, आतंकवाद का जवाब देना नहीं था। ऐसा लगता है कि मकसद सिर्फ एक ही था कि भैया हम तो अपने जो है बस पटना में जाके झंडा गाड़ेंगे, अब वहाँ जो जो हो रहा है वोटर लिस्ट वगैरह में उस पर भी कभी बनाएंगे वोट। यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में बाकायदा फुल डिस्क्लोजर की मांग की गई, और एक बड़ी मांग ये होती है कि इससे क्षेत्रीय जो पारदर्शिता है उसको लेकर एक बड़ा सवाल है, अपना फुल डिस्क्लोजर चाहिए। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारी सैन्य नीति की आलोचना कर चुके हैं। देखिए, कनाडा की अहमियत समझिए आप। कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका, ये 5 देश
फाइव आइज के मेंबर, ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत पहले से बता देता हूँ। अभी आज फाइव आइज का जिक्र आया, तब भी जब फाइव आइज बहुत अभी बीच में फंस हुए, लेकिन पहले से आप जानते थे। ये फाइव आइज के मेंबर है। फाइव आइज क्या है? ये 5 आंखें हैं। ये 5 वो आंखें हैं जो अलग अलग जितनी भी जासूसी कर रहे हैं, जितनी भी इनके पास गुप्त सूचनाएं आती हैं, उन गुप्त सूचनाओं को एक दूसरे से साझा करते हैं। ये देश भारत पे सवाल उठा रहे हैं, यानी अमेरिका के पार्टनर हैं। अब इसका अगला पहलू समझिए, और बहुत गंभीर पहलू है। अमेरिका में हमारे खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ बाकायदा किस तरह की बातें हैं। डोवाल का नाम आया है, दूसरे लोगों का नाम आया है कि हमने वहाँ पर एक खालिस्तानी नेता की हत्या करने की कोशिश की। और कनाडा में जो निज्जर की हत्या हुई है, उसके पीछे भी भारत की एजेंसियाँ थीं। ये दोनों फाइव आई के मेंबर कह रहे हैं, और ये उन्होंने खुलासा किया, या कहें कि आरोप लगाया है भारत के ऊपर। हम खुलासा क्यों कहें? अगर वो ये मानते हैं, बाकायदा हमने उस मामले में अपने रॉ के अधिकारी को एक को हैंडओवर कर दिया उनको, ताकि ट्रंप कक्का नाराज ना हो। रॉ का अधिकारी जानते हैं, भारत के बहुत सारी गुप्त सूचना जानता है, रखता है। उससे अगर वो पूछताछ करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें भारत के ऑपरेशंस के बारे में निकलवा सकते हैं। विकास यादव या कुछ नाम था, याद कीजिए, दे दिया हमने कि उसने हत्या कराई थी। वो कोई गुप्ता साहब थे, उनके जरिए सुपारी दी गई थी। गुप्ता जी जो है वो चेक रिपब्लिक में बैठे हुए थे, वहाँ से अमेरिका ने उनको अरेस्ट कर लिया। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट वो नहीं है। आज के संदर्भ में इंपॉर्टेंट ये है कि वो दोनों देश ये मानते हैं, अमेरिका भी और कनाडा भी, कि उनके यहाँ पर हत्या को अंजाम भारत ने दिया है। अब एक सीधी सी और सोची हुई सुलझी हुई बात समझिए। आपने ये पॉलिटिकल गेन के लिए जो वहाँ बम गिराया पाकिस्तान में, ऐसा लगता है मुझे, क्या कल के दिन कनाडा भारत के ऊपर मिसाइल छोड़ दे इस अधिकार के साथ में? क्या अमेरिका कल के दिन इस आधार पे हमारे ऊपर मिसाइल छोड़ दे? क्या वो डोभाल को, क्योंकि उनका नाम आ रहा है, एक बाकायदा खुलासा हुआ था, सारी जानकारी आपके पास है, उठवा लें या उठा दें? क्या वो भारत के अंदर जो मर्जी करें, सिर्फ इस आधार पे कि आपको लगता है कि इसने किया, तो कनाडा को लगता है भारत ने किया है, और भारत का मामला तो बहुत आगे तक बढ़ चुका है। तो ये अपने आप में एक ऐसा काम किया आपने, क्योंकि आपको लगा कि सर्जिकल स्ट्राइक से वाहवाही हुई थी, उससे हमने 2019 का चुनाव निकाल दिया था, सब कुछ किया था, और पहलगाम को लोग भूल गए थे। तो ये वाला जो आतंकवादी हमला हुआ है, इस हमले की जांच करने, आतंकवादियों को गिरफ्तार करने, उसके बाद पाकिस्तान के पास जाने से अच्छा है एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलो कि दुनिया हिल जाए। और वो मास्टर स्ट्रोक चलते चलते आपने देश का नुकसान कर लिया, देश के विमान गिरवा लिए। अब तो हो गया ना, गिरे हैं। और आपने ही बोला था कि भैया अब तो ये स्पष्ट हो गया कि वहाँ जाओगे तो जरा संभल के रहना, सिर्फ आतंकवादियों को मारना और किसी से कुछ नहीं कहोगे। तो ये कह रहा आतंकवादी को तो मारा, बाकी घर वाले पीट रहे हैं, तो ये जवाब नहीं दे रहा है। बाद में नीति बदली तो इन्होंने बाकी घर वालों का भी जो करना था किया। तो सिचुएशन जो है ना, वो अपने आप में बहुत सोचने को मजबूर कर रही है। और एक चीज़ बड़ी साफ लग रही है कि कम से कम अब ये मामला थोड़ा राष्ट्रीय अपराध जैसा है, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच की मांग में पक्का करता, कोई भी बात किसी भी अंतिम रूप पर नहीं कही जा सकती। ये जो बातें कर रहा हूँ मेरी ओपिनियन है, मुझे लगता है, लेकिन इस सघनता से जांच होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, अदालत के जरिए जांच होनी चाहिए, और पता लगाना चाहिए कि अगर कोई निहित स्वार्थ के लिए देश को दांव पे लगा रहा है, देश का नुकसान करा रहा है, देश की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है, तो वो देशभक्त नहीं है। क्या है ये आप कमेंट में बताइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।